आइए हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण विचारक पंडिता रमाबाई का, जो जिसके संदर्भ में हम भारत में जो जेंडर की अवधारणा है, जिसके ऊपर रमाबाई ने अपने विचार दिए हैं, महिलाओं की स्थिति के ऊपर विचार दिए हैं, महिलाओं की स्थिति के सुधार के ऊपर जो क्रांतिकारी अपने विचार दिए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। रमाबाई भारत की एक प्रमुख विचारक हैं, महिला विचारक हैं, जिनको प्रथम महिला नारीवादी के रूप में भी चिन्हित करने के ऊपर जोर दिया जाता है। जी, अगर हम रमाबाई के टाइम पीरियड को देखें तो ये 1858 में इनका जन्म होता है और 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी दौर में इन्होंने अपने विचारों को विकसित किया है। रमाबाई का जो का दौर रहा है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दौर रहा है। ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा है उसमें से भी जो 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया है, उसके दौर में इनके विचारों का विकास होता है। रमाबाई के सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर हम प्रकाश डालें तो वह एक ब्राह्मण परिवार से निकल कर आती हैं। उनका शिक्षण जो पारिवारिक परिवेश था वह काफ़ी शिक्षित परिवेश था। इनके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, जिनका रमाबाई के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। रमाबाई भी संस्कृत के साथ साथ अन्य कई सारी भाषाओं में अध्ययन किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पर इनको सरस्वती की उपाधि से भी नवाजा गया। ये रमाबाई के विचारों के माध्यम से, इनको अध्ययन करने के माध्यम से रमाबाई को प्रथम नारीवादी चिंतक के रूप के श्रेणी में इनकी गणना की जाती है। हालांकि प्रारंभ के समय इनका काफी संघर्षपूर्ण बीता। इसके साथ साथ इन्होंने एक कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए, जैसे अंतरजातीय विवाह किया, जो वह उस समय की महिलाओं के लिए काफी चुनौती, मतलब सोचने की भी बात नहीं थी। जिस तरीके से समाज में जकड़बंदियां थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, हिंदू समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, जिस तरीके से रखा जाता था सामाजिक रीतियों के माध्यम से, सांस्कृतिक रीतियों के माध्यम से जकड़कर, उस चीज दौर में रमाबाई अंतरजातीय विवाह करती हैं, विदेश की यात्रा करती हैं, विदेश में पढ़ाई करती हैं, और एक तरीके से काफ़ी क्रांतिकारी तरीके से, ओजस्वी तरीके से महिलाओं के उद्धार के ऊपर, महिलाओं की स्थिति में सुधार के ऊपर, महिलाओं की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है भारत में, उस पर अपना विचार रखने की कोशिश करती हैं और उस पर पहल करती हैं, एक समाज सुधारक के रूप में भी। जब हम किसी भी विचारक को अध्ययन करते हैं तो उसमें उनके जो विचार होते हैं उनके पुस्तकों के माध्यम से उभर के आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी विचारक को एनालिसिस कीजिएगा तो उनके कुछ बुक्स का जरूर नाम याद रखिएगा। यहाँ पर रमाबाई के संदर्भ में उनका जो पहला बुक था स्त्री धर्म नीति, और दूसरा द हाई कास्ट वीमेन हिंदू वीमेंस, जिनको उन्होंने अमेरिका के में लिखा था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स 1887 में। इस बुक के माध्यम से ही रमाबाई के जो विचार हैं, एक क्रांतिकारी विचार है महिलाओं के संदर्भ में, जिसके माध्यम से उन्होंने जो हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति है उसका मूल्यांकन किया है, उसको एक क्रिटिकल तरीके से मूल्यांकन किया है, और जोरदार तरीके से जो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की स्थिति को काफी शोषण तरीके से रखा गया है, उसका मूल्यांकन करती है और उसको तोड़कर एक विकल्प के रूप में सामने लाने की कोशिश करती है। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत, इस परिचय के अंतर्गत रमाबाई पर जो भी क्वेश्चन आएगा, हालांकि क्वेश्चन उनके जेंडर के ही प्रश्न के ऊपर आएगा कि रमाबाई का जो महिलाओं के प्रति जो विचार है या जेंडर की अवधारणा पर रमाबाई के जो विचार है उसका मूल्यांकन कीजिए। तो उसी संदर्भ में आप इंट्रोडक्शन पोर्शन में इस चीज को जरूर ध्यान में रखकर लिखिएगा। हम विषय में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल से नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी पॉलिटिकल साइंस से वीडियो है, यूनिट्स है, आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, रमाबाई पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। काफी आसानी से आप इस यूनिट्स को लिख पाएंगी। जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन कोई भी पूछे,
बिना इनका परिचय देते हुए आप क्वेश्चन में आगे मत बढ़िएगा। परिचय में देना यही है कि रमाबाई का जो समय है 1858 से 1922, जिस पृष्ठभूमि में लिख रहे हैं वह एक उपनिवेशिक पृष्ठभूमि है। इनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है महाराष्ट्र से निकल के आता है, और उनकी जो शैक्षिक स्थिति है और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके संदर्भ में आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा, जिस जिसके अंतर्गत जो हमने पहला रखा है कि रमाबाई के विचारों के ऊपर जो सामाजिक स्थितियों का प्रभाव पड़ा, उसमें प्रमुख क्या है। उसके बाद जेंडर की क्या अवधारणा है और जेंडर पर रमाबाई के क्या विचार है, इस संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। रमाबाई ने भारत की जो महिलाएं हैं, खासकर हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं, और हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से जो महिलाओं को शोषण करने का, महिलाओं को एक तरीके से उनकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध, उनके समानता के ऊपर प्रतिबंध, महिलाओं के साथ एक मानवीय व्यवहार नहीं किया जाना, महिलाओं के काफ़ी दयनीय स्थिति करना, महिलाओं को सिर्फ एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन तक ही रखना, ये सारी धारणाएं, महिलाओं को काफ़ी कम उम्र में विवाह कर देना, महिलाओं को पुरुष के ऊपर निर्भर रखना। अगर कोई महिला कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका पूरा आजीवन जो जीवन है वह काफ़ी संघर्षों में बीत जाता है। महिलाओं के जो विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं है, जिससे काफ़ी महिलाओं का जीवन शोषण हो जाता है। और उसके साथ साथ जो विधवा महिलाओं के साथ साथ वृद्ध महिलाएं हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। एक तरीके से महिलाएं, न तो उनके पास कोई संसाधन है, न तो कोई रिसोर्स है, न ही उनके पास कोई विकल्प है, न ही वह शिक्षा लेने के अधिकारी हैं। इस संदर्भ में रमाबाई भारत की महिलाओं की स्थिति के ऊपर अपने विचार रखती हैं, और ये सारी जो स्थिति है महिलाओं की समाज में, और खासकर हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत, इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि उसमें महिलाओं की स्थिति के ऊपर जो बातें की गई है, उसमें खासकर जो मनु स्मृति में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के लिए जो एक संहिता बनाने की बात की गई है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को क्या आचरण का पालन करना चाहिए, महिलाओं को कब शादी विवाह कर देनी चाहिए, विधवा महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को किस तरीके से पुरुष के ऊपर निर्भर रखना चाहिए, जो मनुस्मृति में और हिंदू शास्त्रों में जो महिलाओं के स्थिति के बारे में दर्शाया गया है, वह वह धारणाओं ने रमाबाई के विचारों को काफी गहराई से प्रभावित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रमाबाई हैं वह, उनके विचारों के ऊपर जो उपनिवेशी विचारधारा थी, पाश्चात्य विचारधारा थी, उनका भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। रमाबाई संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश की भी काफी अच्छी विद्वती रही हैं, जिसके माध्यम से वह पाश्चात्य विचारों को समझने की कोशिश करते हुए भारत में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करती हैं, और उस पर महिलाओं की स्थिति को समाधान करने का हल निकालने के ऊपर जोर देती हैं। तो ये सारी जो मूल बातें हैं वह रमाबाई के विचारों को काफी गंभीरता से प्रभावित करता है, जिसमें शिक्षा के अधिकार से महिलाओं को किस तरीके से वंचित रखा गया है, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं का जोर, रमाबाई का जोर है कि ब्रिटिश शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं को भी समान भागीदारी की दी जाए, इसकी मांग उठाई थी उन्होंने हंटर कमीशन के सामने। अंग्रेजी भाषा में सीखने के जो ऊपर जोर दिया था। इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महिला डॉक्टर की आवश्यकता पर जोर दिया था, और जिसके साथ साथ पितृसत्तात्मक के ऊपर, इसी के साथ विरोध किया था पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर। और इसके साथ साथ इनका जोर था कि भारत में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिला शिक्षिकाओं की काफी कमी है, और इसके लिए उन्होंने बाद में आश्रम भी खोला, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पर काफी काम भी किए, और महिलाओं के शिक्षा पर काम किए। तो ये सारी जो मूल प्रश्न है जो महिला रमाबाई के विचारों को प्रभावित करती है, जिससे रमाबाई की महिलाओं की स्थिति पर अवधारणा उभर के आती है। अगला आपको समझना है जेंडर की अवधारणा। पहला आपको इंट्रोड्यूस करना है,
दूसरा रमाबाई के विचारों पर ये जो परिवेशों का प्रभाव है उसको मूल्यांकन करना है, और तीसरा है जेंडर की अवधारणा का मूल्यांकन करना। जेंडर वह अवधारणा है नारीवादी विमर्श के अंतर्गत, जो महिला अधिकारों, महिला स्त्रियों के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है, उसमें जेंडर की जो अवधारणा है वह स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है उसका मूल्यांकन करता है। जैसा कि पहले से मान्यता यह मानी जाती थी कि महिलाओं के शोषण का जो आधार है वह है सेक्स, यानी लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों का शोषण किया जाता रहा है, कि पुरुष है तो उसका एक अच्छा स्थान है समाज में, और महिला है तो उसके सबॉर्डिनेट है। लेकिन जब जेंडर अध्ययन किया गया, जेंडर का अध्ययन किया गया, नारीवादी अध्ययन किया गया, तो उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है उसकी जो मूल जड़ है वह हमारे समाज और संस्कृति में छुपी हुई है। जो जन्म के आधार से ही महिलाएं स्त्री और पुरुषों के आधार पर भेदभाव करती है। एक बच्ची को जन्म के से ही उसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है कि कैसे उसे रहना है, कैसे उसे बोलना है। मतलब एक स्त्री योचित जो गुण है उसको विकसित करने के ऊपर दिया जाता है कि किस तरीके से महिलाओं को बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, पुरुषों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से खान पान करना है, किस तरीके से सोचना है। मतलब एक पुरुष महिला गुणों का विकास किया जाता है, और यहीं से इनके शोषण का भी आधार किया जाता है। और समाज में जितनी भी संस्थाएं भी बनी है वह भी इसी मानसिकता से महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, जिसके आधार पर महिलाओं का शोषण होता है। तो इस आधार पर जो जेंडर की अवधारणा है वह मूल्यांकन करता है कि महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, वह लिंग के आधार पर नहीं होता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर होता है, जिसमें से जन्म से ही महिलाओं के साथ उनके पालन पोषण, रहन सहन, खान पान, पहनावे के माध्यम से एक अंतर को विकसित किया जाता है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। जो नारीवादी विमर्श है ना महिला और पुरुष के बीच में, उसके अंतर्गत आप इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। इसमें एक प्रमुख पाश्चात्य विचारक हैं सिमोन द बुआ, काफी मजबूत महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक है। इन्होंने ये तर्क दिया था कि कोई भी महिला जन्म से महिला नहीं होती है, उनको महिला बना दिया जाता है समाज के रीति रिवाजों के माध्यम से, मान्यताओं के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, सामाजिक मूल्यों के माध्यम से उसको महिलाओं के जो रूप है उसमें ढाल दिया जाता है। प्रकृति ने जेंडर, लिंग या सेक्स के आधार पर विभाजन किया है। मतलब कोई पुरुष हुआ और महिला हुआ, ये प्राकृतिक विभेद है, लेकिन और इसके आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है, एक ऐसी संरचना विकसित कर दी गई है जो हमारी संस्कृति में विकसित कर दी गई है। और यह सिर्फ भारत ही नहीं, पाश्चात्य महिलाओं के साथ भी, जो यूरोप की महिलाएं हैं, अलग देशों की महिलाएं हैं, उनके साथ भी यही व्यवहार है, जो पुरुषों के साथ हेय दृष्टि से रखा जाता है। उनके साथ आ, काम के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उनको समान भागीदारी नहीं दी जाती है, एक तरीके से उनके शोषण किया जाता है। तो यह जो अध्ययन है वह जेंडर के अध्ययन माध्यम से अध्ययन किया जाता है, जिसमें वह मूल्यांकन करने की कोशिश करता है कि यह भेदभाव संस्कृति और सामाजिक आधार पर क्रिएटेड है, यानी गढ़ा गया है, यह नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है हमारे समाज के द्वारा। और इसी के आधार पर स्वतंत्रताओं से, अधिकारों से, समानताओं से महिलाओं को वंचित रखा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो सीमा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है कि आप स्त्री हो आपका यह दायरा है, आप पुरुष हो आपका यह दायरा है, इसका निर्धारण प्रकृति ने नहीं किया है, इसको हमारे समाज ने किया है, और यहीं से शोषण की शुरुआत होती है। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो राजनैतिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, सभी में महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है और पुरुषों से निम्नतर आंका जाता है, वह इसी आधार पर किया जाता है। और यह सिर्फ आज से नहीं है, काफी पुराने समय से चीजें चली हुई आ रही हैं। इसी आधार पर रमाबाई ने अपने विचारों के माध्यम से महिलाओं की दयनीय स्थिति का मूल्यांकन किया है। और उस रमाबाई ने यह अगले जो आपका मेन बॉडी रहेगा क्वेश्चन का, वह इसी के ऊपर रहेगा कि
रमाबाई ने किस तरीके से महिलाओं की स्थिति को मूल्यांकन करते हुए उनकी समस्याओं को चित्रित किया है। इसमें उन्होंने सबसे प्रमुख जो पुस्तक है उनकी द हाई कास्ट वुमेन्स, हिंदू वुमेन्स के माध्यम से मूल्यांकन किया है कि किस तरीके से हिंदू समाज में, हिंदू समाज की उच्च जाति की जो महिलाएं, हिंदू कास्ट, हाई कास्ट वुमेन्स, उसमें महिलाओं के साथ जो भेदभाव है उसका क्या आधार है, किस तरीके से शोषण किया जाता है, किस तरीके से उनको स्वतंत्रता नहीं है, किस तरीके से उनको संपत्ति से वंचित रखा जाता है। इसके ऊपर रमाबाई का काफी महत्वपूर्ण योगदान है इस विचारों को समझने के ऊपर। भारत में जो पितृसत्ता है और हिंदू धर्म के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों से जो वंचित रखा गया है, रमाबाई ने अपने विचारों में इसके माध्यम से मूल्यांकन करने की कोशिश की है। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात समझनी है कि जो मनुस्मृति के माध्यम से और हिंदू धर्म शास्त्रों के माध्यम से, खासकर उच्च जाति की जो महिलाएं हैं, एक तरीके से आप महिलाओं के संदर्भ में समझ लीजिए कि जो मापदंड तैयार किए गए हैं कि महिलाओं का क्या व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं की शादी कब की जानी चाहिए, जन्म के समय महिलाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो पिता के हाथ में होती है, भाई के हाथ में होती है, शादी के बाद महिलाओं की जो जवाबदेही है पति के हाथ में हो जाती है, और विधवा महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। इन सारे जो मूल्य हैं मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो रखे गए हैं, उसको रमाबाई ने काफी आलोचनात्मक तरीके से मूल्यांकन किया है और उस पर काफी क्रिटिक भी किया है कि यही से महिलाओं का शोषण होता है और यही चीजें हमारे समाज में एक मान्यता प्राप्त कर ली है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके आधार पर मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जिस मूल्यों का वर्णन किया गया है, रमाबाई उसका काफी विरोध करती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए एक तर्कपूर्ण उम्र के निर्धारण की बात करती है। यह विज्ञान के ऊपर बात करती हैं, वैज्ञानिक मूल्यों के ऊपर बात करती हैं, जिसमें उनका मानना है कि जब तक महिलाओं को एक निश्चित उम्र के बाद शादी नहीं किया जाएगा तब तक उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। और यह बात रमाबाई 18वीं सदी 19वीं सदी के दौर में कह रही है, 19वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के हितों को लेकर। इनका मानना है कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इनका विकास नहीं हो सकता है, इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने काफी प्रासंगिक तरीके से जोर दिया है। इसमें से जो रमाबाई का सबसे प्रमुख योगदान है वह है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, जिसमें रोजगार के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से, घरेलू उद्योगों के माध्यम से, किसी भी तरीके से माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। इसके साथ साथ इनका जोर है कि महिलाओं का शिक्षा के लिए महिला शिक्षिकाओं का प्रावधान किया जाए, जो महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हैं, महिलाओं की चिंताओं को समझ सकती हैं, महिलाओं के हितों के लिए काम कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि रमाबाई ने मेडिकल सेक्टर में महिलाओं के लिए डॉक्टर के मेडिकल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया था। हालांकि वह विदेश गई थी मेडिकल एजुकेशन के लिए ही कि वह एक डॉक्टर बनकर महिलाओं का भला कर पाएंगी, महिलाओं के जो समस्याएं हैं उसको हल कर पाएंगी। हालांकि उनके आंख में कुछ समस्या आ गई थी जिसके चलते वह डॉक्टर ना बन पाई, लेकिन उनके जो विचार हैं उसके संदर्भ में उभर के आता है। उन रमाबाई ने सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया है वह भारत में जो हिंदू समाज के अंतर्गत महिलाओं का जो शोषण किया जाता है, एक ऐसी संरचना बनाई गई है जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया है। इसके साथ साथ हिंदू कास्ट, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में महिलाओं के जीवन काल को 3 भागों में अध्ययन किया है, जिसमें से बचपन, युवावस्था और वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन किया है, जिसमें किस तरीके से महिलाएं पुरुषों के ऊपर निर्भर होती हैं, बचपन से लेकर वैवाहिक जीवन से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन उनका एक तरीके से पुरुषों के ही ऊपर, पुरुषों के निर्णय के ऊपर, पुरुषों के
ऊपर ही निर्धारित है, जिसमें से सबसे कष्टदायी जीवन रमाबाई विधवा के जीवन को के रूप में मूल्यांकन करती है। और इसके बाद रमाबाई ने विधवा पुनर्विवाह के ऊपर भी काम किया। खुद रमाबाई अंतरजातीय विवाह की थी। उसके साथ साथ रमाबाई के पति की भी मृत्यु हुई। तब जाके उन्होंने विधवाओं के दर्द को समझा और भारत में विधवाओं के स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए। उसके साथ साथ वृद्धावस्था में महिलाओं की जो दयनीय स्थिति होती है उसके माध्यम से उन्होंने काम किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए रमाबाई ने एक आश्रम की भी स्थापना की है महाराष्ट्र में, जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को रोजगार परक बनाना, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख करना, महिलाओं का जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उस समय के कामकाज को सुगमता से निर्वाहन करना, इन सारे मूल्यों पर रमाबाई ने काफी क्रांतिकारी तरीके से काम किया है, जो एक महिलाओं के हितों के लिए एक समाज सुधारक के साथ साथ एक महिला चिंतक के रूप में इनकी प्रासंगिकता उभर कर आती है। और आधुनिक भारत में रमाबाई का काफी महत्वपूर्ण योगदान निकल कर आता है। तो इस संदर्भों में आप रमाबाई के विचारों को जेंडर के मूल्यों पर आप मूल्यांकन कीजिएगा, जिसमें से आप सबसे ज्यादा जो मूल बातें हैं जिसके ऊपर आपको जोर देना है वह इस तरीके से समझिएगा कि रमाबाई किस पृष्ठभूमि में उनका जन्म हुआ, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या थी, और उस महिलाओं की स्थिति को बनाए रखने में हमारा समाज का जो धारणा है, हमारा जो धर्म है, धर्म शास्त्र है, वह किस तरीके से भागीदार है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके मूल्यांकन करते हुए रमाबाई ने अपने विचार दिए और विचार के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार में भी अपने काम किए। तो इस तरीके से आप रमाबाई के विचारों को 19वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी के दौर में एक महिला विचारक के रूप में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, क्रिटिकल तरीके से आए, आप उसी संदर्भ में आप इसी मूल्यों के माध्यम से, इसी विचारों के माध्यम से या अवधारणाओं के माध्यम से आप मूल्यांकन कीजिएगा। काफी इफेक्टिव तरीके से आप आंसर लिख पाएंगे। इसमें से कुछ बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि रमाबाई का जो टाइम पीरियड है वह याद रहे, रमाबाई किस क्षेत्र से आती हैं, महाराष्ट्र से आती हैं, वह याद रहे, रमाबाई के पुस्तक का नाम याद रहे, और उसके साथ साथ रमाबाई का जो मूल विचार है जिसमें से वह हिंदू धर्म के मनुस्मृति में जो महिलाओं के बारे में बातें की गई है, हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उससे किस तरीके से दयनीय स्थिति उभर के आती है, उसकी आलोचना करते हुए रमाबाई ने अपने विचार दिए हैं और उसके संदर्भों में मूल्यांकन किया है। उसी प्रकार से आप उत्तर को मूल्यांकन कीजिएगा, काफी अच्छे से आप उत्तर लिख पाएंगे। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल से नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।